Hello everyone, welcome again to live session of Manula classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 26 October 2023. So now we come to the news. Israel step up attack, Gaza denied water fuel. तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसराइल ने जो अटैक है उनको अब तेज कर दिया है और जिसमें काफी लोगों की जो है डेथ हो गई है, ठीक है। Now we come to next news. A month after suspension, India partially resumed visa services for Canadians. तो जैसे कि इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी स्ट्रेंड हो गई थी, लेकिन अब इंडिया ने कनाडा के लिए कैनेडियन लोगों के लिए वीजा सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया है, ठीक है। अब दिस कंट्रोवर्सी वाज रिगार्डिंग द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह नज्जर, ठीक है, a week after Canadian diplomats left India, ठीक है। अब इसमें important information ये है, while tourist visas and e-visa are still held in abeyance, तो अभी जो है टूरिस्ट वीजा और ई वीजा नहीं इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा अनाउंस दैट इट वुड begin accepting application for visa for entry, business, medical, कॉन्फ्रेंस पर्पसेस फ्रॉम थर्सडे। तो अभी जो वीजा दिए जा रहे हैं तो वीजा सर्विसेज केवल इन फील्ड में ओपन की गई हैं और जो है टूरिस्ट वीजा और ई वीजा जो है अभी एबियंस में है, यानी कि उनके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ऑल दीज न्यूज आर पॉलिटिकल इन नेचर। नाउ केरला पुलिस बुक ऑनलाइन मूवी रिव्यूअर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड दिस इज इन रेफरेंस टू द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो एक मूवी के डायरेक्टर हैं वो हाई कोर्ट अप्रोच की है, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग जो मूवी का रिव्यू करते हैं, ऑनलाइन रिव्यू करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनको मूवी का रिव्यू करने से रोका जाए, ठीक है। और ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। साथ ही साथ इनको एटलीस्ट जो 7 डेज है आफ्टर रिलीज ऑफ मूवी, 7 दिन तक ये किसी मूवी का रिव्यू ना करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको दोनों एस्पेक्ट से हम देखेंगे, पेटिशनर के एस्पेक्ट से भी और रेस्पोंडेंट के एस्पेक्ट से भी, ठीक है। सो जो हमारा आर्टिकल 19(1) है वो हमको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। पहली बात यह है कि दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, केवल भारत के नागरिकों के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल, तो सबके पास ये राइट है कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि क्या मूवी का रिव्यू करना सोशल मीडिया पर एक राइट की तरह कंसीडर किया जा सकता है? सो आंसर इज यस, इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए राइट, बट यहाँ पर दूसरी पार्टी का, यानी कि जो पेटिशनर है जिसने के खिलाफ एक्शन की डिमांड की है, उनका राइट भी वायलेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही जल्दी से किसी मूवी का रिव्यू करते हैं या आप मैलिशियसली किसी मूवी का रिव्यू करते हैं, तो ये जो है वो राइट नहीं हो सकता किसी पर्सन का। इसीलिए जैसे मूवी कोई रिलीज हुई है और उसका तुरंत आप रिव्यू देने लगे, जिससे कि उस मूवी को लॉस हो सकता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि किसी एक पर्सन को कोई ऐसा राइट नहीं है, देखिए रिव्यू देने के लिए उस पर्सन को उस मूवी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर किसी प्रकार से उन्होंने कोई ऐसा रिव्यू दिया जिससे कि उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर उनका राइट वॉयलेट माना जाएगा और उनके राइट को, यानी कि जो रिव्यू देने वाले लोग हैं उनके राइट को कर्टेल किया जा सकता है। तो ये ही इसमें डिमांड की गई है पेटिशनर के द्वारा। आर्टिकल 19(1)(a) एक फंडामेंटल राइट है, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, सो इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के सब्जेक्ट है, मतलब कोई व्यक्ति इसको क्लेम नहीं कर सकता। अब इस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करते हैं। देयर वाज सेक्शन 66A
ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। 66 से कहता है कि अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, ऐसे पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। अब तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, अब इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और केस का नाम आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। उस केस का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है, ठीक है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 66A है आईपी इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो कि किसी पर्सन को जो कि किसी पर्सन के राइट को वायलेट करता है, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, उसको केवल आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गई ग्राउंड पर ही कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी और ग्राउंड पर कर्टेल किया जाता है तो इट वुड अमाउंट टू द एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसको मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माना जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 66A को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और स्ट्रक डाउन कर दिया। सो नाउ दिस सेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द statutes, means now it is not the part of the Information Technology Act. Now, Nipah virus antibodies found in Wayanad's bats, says Kerala Minister. तो जो निपा वायरस है इसकी एंटीबॉडीज पाई गई हैं, ठीक है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के उसमें बैट्स में, ठीक है। तो अब ये निपा वायरस एक कोरोना वायरस की तरह है, ठीक है, और जो केरला में काफी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इसको इसको इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बैट से इसकी एंटीबॉडीज को साइंटिस्ट लेंगे एंड इट कैन बी यूज फॉर द मेडिसिन पर्पज सब्सिक्वेंटली। वाइफ कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क जस्ट बिकॉज शी हैज अ डिग्री। ये इट इज द डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी वाइफ के पास डिग्री है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर ही उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो घर से बाहर जाके काम करे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक राइडर भी लगाया है। क्या राइडर है कि बट शी हैज नेवर बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, मीन्स कि अगर उसके पास डिग्री है लेकिन उसने घर से बाहर जाकर कभी काम नहीं किया है, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता आफ्टर मैरिज कि वो घर से बाहर जाकर काम करे। तो अब इसको हम थोड़ा सा मेंटेनेंस को समझते हैं। सो जनरली जो मेंटेनेंस है वो एक तो ये पर्सनल लॉज से गवर्न होता है, पर्सनल लॉज से गवर्न होता है, और जो मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजंस हैं वो हमारे देश में यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं है। अब ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल नहीं, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के रूल्स अलग हैं, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस के रूल अलग हैं। अब एक जनरल प्रोविजन है हमारा जो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी डील्स विद द मेंटेनेंस। सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि इफ अ पर्सन has sufficient means, if a person has sufficient means and the other person, तो यहाँ पर जो sufficient means की हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो जिसको कि मेंटेनेंस देना है। तो यानी कि जिस पर्सन को मेंटेनेंस देना है उसके पास मेंटेनेंस देने के लिए सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए, ठीक है। अब जिस पर्सन को मेंटेनेंस दिया जाएगा उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके पास भी सफिशिएंट मीन्स है
तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल लोग हैं वो है वाइफ, चाइल्ड और चिल्ड्रन, माइनर, ठीक है, और अनमैरिड डॉटर एंड पेरेंट्स। मेंटेनेंस देने की ड्यूटी किसकी है? तो मेंटेनेंस देने की ड्यूटी जो है वो हस्बैंड, या बच्चों के रेफरेंस में देखें तो पेरेंट्स या फादर, ठीक है, और मदर पेरेंट्स के रेफरेंस में देखें तो उनका सन या डॉटर। तो मेंटेनेंस कैन आल्सो बी क्लेम्ड फ्रॉम अ डॉटर, ठीक है। अब जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ये चेंज होता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो एक बार मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड हो गया हमेशा वही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो मेंटेनेंस का अमाउंट भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज एक वाइफ है वो किसी से मेंटेनेंस ले रही है और कल वो उस वाइफ की नौकरी लग जाती है तो ये मेंटेनेंस का अमाउंट कम भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है, वो अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए एज ए लॉफुल लॉ में देखें तो। लेकिन अब अगर वाइफ कैपेबल टू वर्क है तो उसकी भी ड्यूटी है कि वो काम करे, ठीक। तो यहाँ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है इट इज ओनली लिमिटेड टू दिल्ली, ये दिल्ली में ही लिमिटेड होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा है, अभी जैसे पीछे एक डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का ही, उसमें कहा था कि भाई सेक्शन 125 का जो पर्पज है वो ये नहीं है कि वो आइडियल लोगों की वर्कफोर्स क्रिएट करे। मतलब तो अगर एक पर्सन काम कर सकता है और वो काम नहीं कर रहा है जानबूझकर, कि उसको तो मेंटेनेंस पर ही मतलब अपना गुजारा करना है, तो इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, मतलब इट इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। तो दैट पर्सन कैन बी कंपेयर टू वर्क। और अगर कोई उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो दैट विल बी द डिफरेंट मैटर, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। ये एडिटोरियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। वुमेन मैरिज लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लेबर पार्टिसिपेशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन अफेक्ट होता है, ठीक। तो ये जो रिसर्च है it is based upon the Nobel Prize winner this time Claudia Goldin, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। कैसे देखो, अगर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है कि सारे जो लोग हैं वो कानून की नजरों में इक्वल हैं, ठीक है, बी इट मेल और फीमेल, और दोनों को ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी गई है, ठीक है। अब जो वुमेन का पॉपुलेशन में अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें तो वो इंडिया में 48% है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन वो जरूरी है देश की ग्रोथ के लिए और जीडीपी के लिए, ठीक है। अब अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी, ठीक है। नाउ अब अगर हम ग्लोबल ट्रेंड पे देखें तो ग्लोबली जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दैट इज 47.3%। दिस वाज इन 2022। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन ग्लोबल लेवल पर जो था ये 47.3% था 2022 में। लेकिन इंडिया में ये डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इंडिया का डेटा देखें 1990 से 2022 तक, तो पहले ये 28% था और अब ये 24% है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन एट ग्लोबल लेवल इज बेटर देन द वुमेन पार्टिसिपेशन एट इंडियन लेवल, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक मैरिड फीमेल के लिए।
कि जनरली जो मैरिड फीमेल होती हैं, वो उनके लिए काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके क्या कारण हैं? पहला है, जैसे कि हम डिस्कस करें, लिमिटेड एजुकेशनल अटेनमेंट और अचीवमेंट। देखिए, बाहर काम करने के लिए एक एजुकेटेड वुमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिटरेसी रेट जो है हमारे देश में, वो फीमेल का कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू द मेल, ठीक है? तो अब अगर उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाहर जाके कुछ काम करें। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है फैमिली ऑब्लिगेशन। तो शादी के बाद बहुत सारे फैमिली ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट दैट दे आर नॉट एबल टू वर्क इन द मार्केट। थर्ड पॉइंट है सोसाइटल डिसअप्रूव। सोसाइटल डिसअप्रूव, तो बहुत सारी सोसाइटी हमारे देश में ऐसी हैं कि आप देखो कि इंडिया में जो 70% पॉपुलेशन है, वो गाँवों में बसती है, ठीक है? सो इंडिया इज आल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ विलेजेस, ठीक है? अब गाँव की कल्चर अलग होती है, शहर की कल्चर अलग होती है। अब अगर कोई 70% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, तो वहां पर ये प्रेफर नहीं किया जाता कि जो फीमेल है, घर की जो मेंबर है, वो बाहर, घर से बाहर काम करने के लिए जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि जो लेबर फोर्स है, वो फीमेल की कम है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन तो गाँवों में ही रहती है। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमिक पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है? अब और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो एक फैक्टर होता है रिलीजियस फैक्टर और कास्ट फैक्टर। तो कई बार रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब फीमेल को अलाउ नहीं किया जाता कि वो बाहर जाए, ठीक है? या कई बार कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो बाहर जाके काम करे। तो ये भी हमारे देश की जो लेबर फोर्स है उसको अफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि अगर कोई फीमेल ऐसे रिमोट एरिया में रहती है और जहाँ काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएगी। अब वो काम करना चाहती है और वो एजुकेटेड भी है और उसको सोसाइटी भी नहीं रोक रही काम करने से। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब वहां पर कोई वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है? तो वो फीमेल इस वजह से काम भी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है? हाउस होल्ड वेल्थ। तो अगर किसी के पास हाउस होल्ड वेल्थ का मतलब है किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो दैट पर्सन डज नॉट अलाउ हिज वाइफ टू वर्क। सोसाइटल नॉर्म हमने डिस्कस कर दिए। अब क्या किया जाना चाहिए कि सॉल्यूशन में क्या किया जाना चाहिए ताकि जो फीमेल की वर्कफोर्स है वो बढ़ जाए? तो पहला ये है कि डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। मतलब जो वो फीमेल जिनके बच्चे हैं, ठीक है? अब अगर अपने बच्चों के को वो डे केयर सर्विसेज में रखेंगी, ठीक है, क्रैच वगैरह में, तो फिर वो फ्री हो जाएंगी और वो काम कर पाएंगी। तो इट इज द वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की स्कीम बनानी चाहिए जिससे कि वो बाहर जाके काम कर पाए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाए, यानी कि उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो अपनी हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्चार्ज कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? जो वर्क प्लेस है उस पे इस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि वो सेफ ट्रांसपोर्टेशन उनको मिले। सेफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब उनके वो घर से जाएं और घर पर आ जाएं। और ज्यादातर काम जो है उनको किस तरह से मिलना चाहिए? जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। तो अब अगर ये सारे फैक्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इसमें बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये देश की इकोनॉमी को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। Now we come to the next news and it is the legality of using white phosphorus. तो अभी जैसे आप जानते हैं कि there is war between this Israel and Hamas group। तो अभी एलिगेशन लगे हैं कि इजराइल ने व्हाइट फोस्फोरस का यूज किया है, ठीक है? इजराइल डिफेंस फोर्स ने व्हाइट फोस्फोरस का यूज किया। अब ये जो व्हाइट फोस्फोरस है, ये एक
डेंजरस वेपन माना जाता है। और इससे अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस का यूज सिविल पॉपुलेशन पर करते हैं तो ये उनके ह्यूमन राइट का भी वायलेशन। तो इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है आर्टिकल में, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द साइड ऑफ ह्यूमन राइट वॉच। तो ह्यूमन राइट वॉच एक एजेंसी है जो लोगों के ह्यूमन राइट का केयर करती है। तो इसी ने इसराइल को एक्यूज किया है कि इसराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया है। अब ये जो व्हाइट फॉस्फोरस यूज होता है तो इसको लीगली अलाउड ये नहीं है। और जो रूल्स ऑफ वार कुछ होते हैं, तो रूल्स ऑफ वार क्या होते हैं कि जब आप कोई भी दो कंट्री आपस में मतलब वार करेंगे तो वो केवल मतलब जो मिलिट्री पॉपुलेशन है उसको ही टारगेट करेंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, लेकिन जो सिविल पॉपुलेशन है उसको टारगेट नहीं करेंगे। तो इनका कंसर्न यही है कि इजराइल ने ऐसा करके इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है और इससे संबंधित जो उसको डील करता है वो ये है, व्हाइट फॉरेस्ट फॉल्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ प्रोटोकॉल थर्ड ऑफ सीसीडब्ल्यू। देखिए ये इम्पोर्टेंट, तो ये सीसीडब्ल्यू जो प्रोटोकॉल है ये व्हाइट फॉस्फोरस यूज करने के लिए मना करती है। ठीक है। और एक टर्म और है इसमें, इस तरह के वेपन को इंसेंडरी वेपन्स बोलते हैं। ठीक। ये दो टर्म इसमें इम्पोर्टेंट, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज टू टर्म्स। ठीक। नाउ SC questions death penalty over hurried trial of accused। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन की जो डेथ पेनल्टी है उसको केवल इस ग्राउंड पर सेट असाइड कर दिया कि उस पर्सन का जो ट्रायल हुआ है वो बहुत जल्दी हुआ है। ठीक है। अब दिस पर्सन वाज एक्यूज्ड इन द रेप कम मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है। और इसका जो पूरा ट्रायल है वो 15 डेज में ही हो गया। ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, और ये स्टार्ट कब हुआ ट्रायल, 27 अप्रैल से 12 मई 2018 तक उसका पूरा ट्रायल हो गया और उस पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट दे दी या डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट ने इसको अब सेट असाइड किया है, किस ग्राउंड पर किया है, इसका रीजन है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमको दो तरह के राइट देता है। पहला देता है राइट टू लाइफ, दूसरा देता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो हमारे पास जीने का अधिकार है। ठीक है। और हमारे पास अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ये राइट हमसे लिया जा सकता है केवल ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हमसे हमारे जीने के अधिकार को और पर्सनल लिबर्टी के राइट को कोई भी नहीं ले सकता। और अगर लेना लिया जा सकता है तो केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है इसके लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाए और अगर वो लॉ इस तरह की व्यवस्था बनाता है तो हमारे राइट को लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो लॉ आर्बिट्रेरी है नेचर में, मतलब अगर वो लॉ एक्यूज और प्रोसिक्यूशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखकर बनाया गया है तो ऐसे लॉ को चैलेंज किया सकता है। अब यहीं पर एक डिसीजन था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन था, इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यहाँ पर है दैट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यानी कि जिस प्रोसीजर के द्वारा हम किसी पर्सन की राइट टू लाइफ को लेना चाहते हैं वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट का मतलब है स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल। और फेयर का मतलब है फेयर ट्रायल, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात कहने की, अपने डिफेंस को करने की। और रीजनेबल, रीजन का मतलब है रीजनेबल डिसीजन या रीजन डिसीजन।
तो जब भी कोई कोर्ट डिसीजन देगा तो उसके पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो अ, उसका रीजन देगा। मान लिया एक एक जज किसी पर्सन को फांसी की सजा देता है, तो यहाँ पर जज के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो लिख लिख के देगा कि व्हाई ही हैज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी ओनली। अब यहाँ पर जो वर्ड जस्ट है, जस्ट का वैसे तो मतलब स्पीडी ट्रायल होता है, लेकिन अगर ये ओवर हरीड है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है, तो यहाँ पर ये भी इसका वायलेशन माना जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में यही कहा है कि अगर आपने, वैसे तो जस्ट ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत जल्दी ट्रायल हो गया है तो उसमें एविडेंसेस मिस हो सकती हैं, और हो सकता है कोर्ट ने उसको उस तरह से एविडेंसेस को ना देखा हो, कोर्ट के पास सफिशिएंट टाइम ना रहा हो उन चीज को कंसीडर करने के लिए। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में इसको डेथ पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू डिक्लेयर हमास अ टेररिस्ट ग्रुप, इजराइल एम्बेसडर। तो इसराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि अब इंडिया को हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑफिशियली। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा है कि कई कई कंट्री पहले ही इसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब जब 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक किया था हमास ने, तो इंडिया ने कहा था एज ए टेरर टेरर अटैक। तो अब अगर इंडिया 7 अक्टूबर 2023 के अटैक को, जो कि इसराइल पे किया गया था, उसको एक टेररिस्ट अटैक मानता है, तो इंडिया को हमास को भी एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करना चाहिए। ये इन्होंने इस न्यूज़ में कहा है। So I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.